बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा। इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 28 अक्टूबर है और कुछ अहम और ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो कि गज़ा के मंजर से सामने आ रही हैं। इसराइल के ईरान पे किए जाने वाले नाकाम हमले के बाद जो बेइज्जती इसराइल ने उठाई है, लग यही रहा है कि अब उसका जो बदला है वो इसराइल फ़लस्तीनियों पे जारहाना कार्रवाइयाँ और जुल्म और बर्बरियत करके दिखा रहा है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन उन इलाक़ों पे कार्रवाइयों का सिलसिला है, बमबारी का सिलसिला है, इसके साथ साथ जो मोटर शेलिंग है इसका सिलसिला जारी है उन फ़लस्तीनियों के ऊपर जो कि बेघर हैं, पनाह गुज़ीन कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, अपने माल और असबाब को छोड़कर इस वक्त जो है गज़ा के शुमाली इलाक़ों में मौजूद हैं। उन पर जारहाना कार्रवाइयाँ और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कहूँगा मैं कि जिस तरह से इसराइली तैयारे फ़िज़ा से बमबारी करके निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं, बच्चों को, मासूम बच्चों को जो है वो शहीद कर रहे हैं। और ये तमाम कार्रवाइयाँ उस हालत में की जाती हैं कि जब ये निहत्ते फ़लस्तीनी बेघर अफराद पनाह गुज़ीन कैंपों में सो रहे होते हैं तो उनको उस वक्त निशाना बनाया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, इस वक्त जो गज़ा का मीडिया ऑफिस है उसके मुताबिक जब से इस तूफ़ान अल अक़सा का आगाज़ हुआ और उसके बाद से इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ गज़ा में शुरू हुई और गज़ा को फिर जो है मलबे का ढेर बनाना शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक जो एक वाज़े पॉलिसी इसराइल की सामने आ रही है कि गज़ा से उठने वाली तमाम आवाज़ों को बंद किया जाए। और उसके अंदर आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी होते हैं। अब तक इस जंग के अंदर जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में सहाफ़ी शहीद किए गए हैं और इनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी जानते बूझते हुए कि सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी की जैकेट पहने होते हैं, उस पर साफ़ अल्फाज में प्रेस लिखा होता है, उनको जानते बूझते जो है वो शहीद किया जा रहा है इसराइलियों की तरफ से। और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी इस वक्त गज़ा में देखने में आ रही है। अब इस वक्त जो गज़ा का मीडिया ऑफिस है उसकी तरफ से आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं। 182 जर्नलिस्ट मार्टियर्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ एग्रेशन ऑन अक्टूबर 7, 2023। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो भी जारहाना कार्रवाइयाँ इसराइल की तरफ से गज़ा पे की गई हैं उसमें अब तक 182 सहाफ़ी अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। और ये तमाम वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर अपनी जानें पेश की, यानी फिर वो उस तमाम इसराइली जारहियत को, जुल्म बर्बरियत को दिखा रहे थे। और इसराइल को फिर ये पसंद नहीं आया कि उसके जो भी जंगी जराइम है वो ये सहाफ़ी दुनिया को कैसे दिखा सकते हैं। और फिर उनको जो है वो स्नाइपर से मारा गया, रॉकेटों से मारा गया, गोलियों से मारा गया और अटैक से इस वक्त जो बमबारी की जा रही है उसके नतीजे में जो डिस्प्लेस लोग हैं उनके ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें भी सहाफ़ी मौजूद हैं। अब इस वक्त जो गज़ा से एक सहाफ़ी हैं मोतसिम अबू जुमा, ये उनकी तरफ से एक जो है आदाद व शुमार शाया किए गए हैं कि कल एक जो हमला हुआ, इसराइल की फ़ौज ने निशाना बनाया अल शती पनाह गुज़ीन कैंप को, इसके नतीजे में 3 सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसका जो अहवाल है, 3 जर्नलिस्ट अमंग द डिस्प्लेस्ड persons killed in Israeli bombing on a refugee shelter in Al-Shati refugee camp। अब ये 3 ताज़ा तरीन जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। और ये वो सहाफ़ी थे जो कि बेघर हो चुके थे, इनका सारा माल व असबाब ख़त्म हो चुका था, लुट चुका था और ये पनाह गुज़ीनों की सी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर थे। अल-शती कैंप के इलाके में रह रहे थे और वहाँ पर जब इसराइल की तरफ से बमबारी की गई, इसराइली तैयारों की बमबारी की गई, उसके नतीजे में ये 3 सहाफ़ी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। तो ये इस वक्त जो ताज़ा तरीन जारहियत का सिलसिला इसराइल की तरफ से हुआ है जिसके अंदर ये 3 सहाफ़ी अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते जाएं कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप कोई भी अहम वीडियो मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ एक बार फिर इसराइली वज़ारत सेहत की तरफ से आदाद व शुमार जारी किए गए हैं उन तमाम ज़ख्मियों के जो कि अब तक इसराइल के अस्पतालों में या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं। और उस वक्त एक तो वो हैं इनमें जो ज़ख्मी हैं और उनके साथ साथ
कुछ ऐसे भी ہیں جن کے زخم تو بھر چکے ہیں لیکن اس وقت جو ان کی ذہنی کیفیت ہے وہ اس طرح کی ہے, ایک ہیجانی کیفیت ہے ان کے اندر, اور اب وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہیں اور وہاں پر جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. 1550 انجریز آر ایڈڈ ٹو دا ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ آف دا منسٹری آف ڈیفینس ایوری منتھ. اب یہ وہ تعداد ہے, یعنی ہر مہینے 1550 اسرائیلی فوجی ایسے ہیں جو کہ اسرائیلی وزارت دفاع کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جو ہیں جمع ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے, اور ان کا جو آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جنگ کے شوق میں ہیں, یعنی پھر ان پہ یہ خوف طاری ہے, یعنی دوسروں کو مارنا تو بہت آسان ہے لیکن پھر جب موت کو اپنے سامنے دیکھ چکے ہوتے ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش گزر کے واپس آتے ہیں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ میدان جنگ میں جانے سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ان کو پھر ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جو ہے وہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور جہاں پہ ان کا دماغی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ کیفیت ہے کہ مسلسل 1550 اسرائیلی فوجی ہر مہینے اسرائیل کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اسرائیل کا وزیر خزانہ ہے, کیفیت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب برملا شکست کا اظہار ہو رہا ہے, شکست کے اظہار کے ساتھ ساتھ خوف کا اظہار بھی ہو رہا ہے. سموٹرچ کرائز ڈیورنگ ہز پارٹی میٹنگ اینڈ سیز وی آر پیئنگ اے ویری ہیوی پرائس ان دس وار. اسرائیل کا وزیر خزانہ ہے یہ بیزالیل اسموتریخ, ایک پارٹی میٹنگ کے دوران اسپیچ دیتے دیتے اس طرح کی کیفیت طاری ہو گئی کہ رونا شروع کر دیا, اور اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس جنگ میں اب تک بہت بھاری نقصان چکا چکے ہیں. واضح رہے کہ جب تک اسرائیل نے یہ جنگ غزہ پہ مسلط کی ہوئی تھی, یعنی پھر پچھلے 1 سال سے اس طرح کے کوئی بھی بیانات اسرائیلی وزیروں کی طرف سے یا اسرائیل کی عوام یا اسرائیلی ایکٹیوسٹ کی طرف سے سامنے نہیں آ رہے تھے. لیکن جب سے پچھلے مہینے سے یہ لبنان میں انوالو ہوئے ہیں اور اب جو پھر ایک مارنے کا سلسلہ حزب اللہ کی طرف سے ان پہ شروع ہوا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ زخمی آ رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں فوجی, اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. کبھی تعداد بڑھ جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے, لیکن کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا اس 1 مہینے کے اندر کہ حزب اللہ نے ان کو سرحدی علاقوں پہ نہ مارا ہو. تو اب یہ کیفیت ہے کہ اس وقت جو ہے رونا دھونا شروع ہو چکا ہے, خوف کا اظہار ہے کہ ہم بہت بڑا نقصان اپنا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اس وقت مسلسل کیفیت یہی ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ لبنانی علاقوں میں ان کو مار رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر گھس کے بھی مار رہے ہیں, یعنی پھر جو میزائلز داغے جاتے ہیں لبنان سے وہ آ کے گرتے ہیں اسرائیل کے علاقوں میں, اسرائیلی فوجی مر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی عوام ہے وہ بھی اس کا نشانہ بن رہی ہے اور ان کی جو املاک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اب اس وقت اسرائیلیوں کی طرف سے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور مسلسل جو ہے جوابی حملے یا الفاظی حملے نیتن یاہو پہ اس وقت کیے جا رہے ہیں. ایک اسرائیلی جرنلسٹ کے حوالے سے خبر ہے, اسرائیلی جرنلسٹ اینڈ ایکٹیوسٹ اورلی بارلیو on the losses among the soldiers and settlers during the past week. Disaster follows disaster, 23 killed in a week, and Netanyahu is running the war for his own interests without a compass or clear goal, as Gallant said in a strongly worded warning message to him. Soldiers are being killed almost every day. 101 prisoners in Gaza abandoned by the government, and a prime minister is dragging us down. اب یہ اسرائیلی صحافی اور ایکٹیوسٹ ہے جس نے نیتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس وقت مسلسل جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے فوجوں کو, اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی آباد کار ہیں ان کو بھی, اور اس 1 ہفتے کے اندر تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تقریباً 23 اسرائیلی فوجی جو ہیں نشانہ بنے ہیں ان حملوں کا جو کہ حزب اللہ کی طرف کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو اس جنگ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے, یعنی پھر اس کے پاس کوئی قطب نما نہیں ہے, یعنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی صاف ہدف ہے جس کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں لبنان میں. اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں بھی یہی ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی وزیر دفاع یاو گیلنٹ کی طرف سے شدید الفاظ میں نیتن یاہو کو خبردار کیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ اس وقت ہمارے فوجی بڑی تعداد میں مر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 101 اسرائیل کے قیدی ہیں جو کہ غزہ میں ان کے حال پہ چھوڑ دیے گئے ہیں, یعنی پھر ان کو پلٹ کے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہے, زندہ بھی ہیں یا مردہ ہیں. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم پوری قوم کو اس جنگ میں جھونک رہا ہے. تو اب یہ کیفیت ہے, اسرائیلیوں کو بھی اب سمجھ آ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ ہے نیتن یاہو کے اشاروں پہ لڑی جا رہی ہے, اور یہ وہ جنگ ہے جس کو نیتن یاہو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یعنی اپنی کرسی بچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی فوجیوں کو
मरवा रहा है। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन 24 घंटों के आदाद व शुमार हैं इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने के, 58 केसेस एडमिटेड टू नॉर्दर्न हॉस्पिटल इन द लास्ट 24 आवर्स। कल से लेकर आज तक इनकी जो तादाद है, यानी कल 24 घंटे जो गुजरे उसमें 104 इसराइली फ़ौजी अस्पतालों में लाए गए और आज इनकी तादाद 58 बताई जाती है, यानी 162 की तादाद पहुंच चुकी है 48 घंटों में इसराइली फ़ौज की, जो अब तक जो है ज़ख्मी हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद इससे अलग है। इस वक्त 162 इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी होने के बाद इसराइली शुमाल के अस्पतालों में मौजूद हैं, कुछ ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और इस वक्त कैफियत ये है कि मुसलसल इसराइलियों को अब ये खौफ सताने लगा है कि मौत उनका पीछा कर रही है और मुसलसल जो है वो मारे जा रहे हैं। अब इसके साथ जो आज हिजबुल्लाह की तरफ से कार्रवाइयाँ हुई हैं, अबाउट 30 रॉकेट्स फायर्ड टूवर्ड गलीली नॉर्दर्न इसराइल। शुमाली इसराइल को मुकम्मल तौर पे जो है वो हदफ बना लिया है हिजबुल्लाह ने, और मुसलसल रोज़ाना की बुनियादों पर, बल्कि घंटे की बुनियादों पर जो है वो इन इलाक़ों में मिसाइल्स, रॉकेट्स, इसके साथ साथ ड्रोन्स जो है वो उड़ रहे होते हैं और इन इलाक़ों को निशाना बना रहे होते हैं। और इस वक्त जो है ताज़ा तरीन 30 रॉकेट्स जो हैं वो दागे गए हैं गलीली, जो कि शुमाली इसराइल का इलाका है, वहाँ का शहर है, उस पर। और इसके साथ साथ हैफ़ा को भी निशाना बनाया है, इसके साथ सफ़ेद को, आकरे, अब बहुत सारी जो इसराइल की शुमाली इलाक़ों की आबादकारियाँ हैं, सेटलमेंट्स हैं, उनको निशाना बनाया है। और ये वाज़े तौर पे हिजबुल्लाह के उस वार्निंग के बाद सामने आया है जिसमें 25 इलाक़ों को या 25 आबादकारियों को खाली करने का कह दिया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, और फिर उसके बाद अब ये हमले जो हैं अब शुरू हो गए हैं इन इलाक़ों में। इसके साथ साथ जो इस वक्त भरपूर लड़ाइयाँ जारी हैं इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह के दरमियान ग्राउंड के ऊपर, क्लैशेस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द ऑक्यूपेशन फोर्सेस वर कंसंट्रेटेड टुडे बिटवीन अदीसा एंड कफर किला। आज की जो कार्रवाइयाँ लबनानी सरजमीन पे की गई वो मरकूज़ रहीं अदीसा और कफर किला के मुकाम पे, जहाँ पे गासिब सह्यूनी फ़ौज और हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन के दरमियान घुमसान की लड़ाइयाँ चलती रहीं और अभी भी जारी हैं। मुसलसल इसराइली फ़ौज को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि हिजबुल्लाह की कैफियत ये है उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और वो शदीद किस्म की इन लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं इसराइली फ़ौज को। अब एक बार फिर जो है वो शाम से खबर आ रही है, रेजिस्टेंस फैक्शंस अटैक अल उमर ऑयल फील्ड बेस, द लार्जेस्ट अमेरिकन बेस इन सीरिया विद अ नंबर ऑफ ड्रोन्स। कल भी एक कार्रवाई हुई थी अल उमर ऑयल फील्ड के ऊपर, जो कि शाम के मशरक़ी इलाके में है, देर ज़ूर के सूबे में। और आज फिर एक दफ़ा कार्रवाई हुई जिसमें मज़ाहिमती तहरीकों की तरफ से, मज़ाहिमती फैक्शंस की तरफ से इस बेस को निशाना बनाया गया है, जो कि जहाँ पे ज़्यादातर जो अमरीकी पाए जाते हैं, और इस वक्त शाम में ये सबसे बड़ी अमरीकी बेस है। अब जो हैरत अंगेज़ बात है, ये वो तमाम इलाके हैं जो कि दाइश के ज़ेर असर हैं, यानी यहाँ पे दाइश बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती है और एक्टिव रहती है। तो आप अंदाज़ा लाइए कि फिर दाइश का जो अमरीकियों के साथ एफिलिएशन है वो इस बात को वाज़े कर रहा है कि दाइश जो है अमरीकियों ने ही बनाई थी और अपने मफादात हासिल करने के लिए बनाई थी, और इस वक्त उनको वही अमरीकी पाल रहे हैं इस इलाके में। अब इस पर जो कार्रवाई हुई है, ताज़ा तरीन ड्रोन से हमले किए गए हैं, कल इस पर रॉकेट्स फायर किए गए थे, और आज के ताज़ा तरीन हमलों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है मुजाहिदीन की तरफ से, रेजिस्टेंस फाइटर्स की तरफ से। और एक बार फिर 24 घंटों के अंदर दूसरी दफ़ा इस ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ जो अब इसराइलियों की तरफ से बयानात आ रहे हैं ईरान के वादा सादिक सोयम के हवाले से, इसराइल एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दैट ईरान विल रिस्पॉन्ड टू इसराइली अटैक्स अकॉर्डिंग टू CNN। अमरीकी ख़बर रसा इदारा CNN इसराइली अफसरान के हवाले से ये ख़बर दे रहा है कि बावसूख ज़राए जो इंफॉर्मेशंस हैं या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, खुफिया ज़राए हैं, उनके मुताबिक है कि ईरान ने अब इसराइल पे तो हमला करना है। और इस वक्त जो कैफियत है, तमाम इसराइली जितनी भी गवर्नमेंट की मीटिंग्स हो रही हैं वो उन बंकरों में छुप के हो रही हैं जिनमें जान बचाने के लिए ये छुपते थे। अब मुसलसल तौर पे ये उनमें रहना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर के बाहर, यानी 24 घंटे में कुछ घंटे के लिए बाहर आते हैं और फिर वापस उन्हीं बंकरों में छुप जाते हैं। तो इस वक्त ये खौफ और तारी है, ये लर्जा तारी है इन पे कि हमने एक नाकाम हमला ईरान पे कर तो दिया, लेकिन ईरान का जो भी जवाब आएगा वो बहुत भरपूर होगा। और इस वक्त उनको मुकम्मल तौर पे इस बात की आगाही भी है कि ईरान फिर इस नाकाम हमले का एक कामयाब हमले से जवाब देगा। अब इस वक्त जो ईरान में कैफियत है, Su-35 तैयारे हैं, 2 तैयारे जो कि पहुंच चुके हैं ईरान, और उनकी कैफियत ये है कि वो
फ्लाई करके नहीं आए, यानी उड़ के नहीं आए हैं, डिसमेंटल्ड हालत में आए, बॉक्सेस में पैक होके आए हैं। और इस वक्त ये 2 रशियन तैयारे ईरान में मौजूद हैं और अब इनको जो है वो बनाने का या असेंबल करने का जो अमल है रशियन इंजीनियर्स की तरफ से ईरान में शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ 24 ऐसे ट्रेनिंग जहाज़ भी आए हैं ईरान, जो कि ईरानी पायलट्स को इन रशियन तैयारों के चलाने के काबिल बनाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, ताकि फिर ईरानी पायलट्स इन तैयारों को जो है फ़िज़ा में उड़ा सकें और उनको जो है वो एहसन तरीके से इस्तेमाल कर सकें दुश्मन के ख़िलाफ़। और इसके साथ साथ जो अहम और डेवलपमेंट ईरानी एयरफोर्स के हवाले से हुई है, अब ईरान ने हार्डन्ड बंकर्स जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसके अंदर एहतमाल ये किया जा रहा है कि ये जो तैयारे रशिया से हासिल किए गए हैं इनको रखा जाएगा। अब ये सिर्फ चहमगोइयाँ हैं कि ईरान ने जो है वो हार्डन्ड बंकर्स इन जहाज़ों के लिए बनाए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ईरान इन बंकर्स को किस मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये थी इस वक्त तक की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह कुछ अहम और नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।